नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 5 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी ईडियम, फ्रेज है ना, एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए, सभी करीब 10 से 12 क्वेश्चन आप अंग्रेजी के देखेंगे। साथ ही 25 के 25 क्वेश्चन, मैं 24 नहीं बता रहा हूँ, 25 के 25 क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें, किसमें, इस वीडियो के अंदर थर्ड शिफ्ट वाली, वो भी ओरिजिनल। इन बच्चे का नाम है ना, इन बच्चे का नाम है, क्या नाम है, इन बच्चे का नाम है रोशन केशव लाल नाम है इनका, इस बच्चे का, जिन्होंने भागलपुर से मुझे ये सारे के सारे प्रश्न जो है दिए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे, जैसे कि पढ़ाते आए हैं, जो आपके काफ़ी काम के होते हैं, ना सिर्फ करेंट एग्जाम में बल्कि आने वाले समय में आप जो भी एग्जाम देंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ काम आएगा और एग्जाम हॉल में मेरी सारी बात आपको याद आती जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरी 57 सीरीज को अटेंड किया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले है इस MTS में। मैं पहले दिन ये चीज़ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा एग्जामिनर की रंग ढंग बदल सकते हैं, लेकिन बदल के भी मैंने देख लिया है ना। करीब 6-7 शिफ्ट की 9 शिफ्ट की एग्जाम हो चुकी है, मैंने तीनों दिन में मिला लिया, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। तो चलिए आप जिनको भी एग्जाम में अगर टाइम है 2-4-5 दिन, तो 57 सीरीज जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो बच्चे PDF बाय कर लिए 57 वाला, वो PDF से रिविजन जरूर मार के जाए एग्जाम देने। दक्षिण चीन सागर किस महासागर में स्थित है आपसे पूछा है, तो भाई सबसे पहले तो महासागर होता है, इसका जो मतलब निकला हुआ पार्ट होता है, इसका हम नाम दे देते हैं सागर, ठीक है। तो महासागर है आपका प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर का बेटा कौन है, दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर अपने जाति में, अपने बिरादरी में सबसे बड़ी है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर मारिएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर मारिएगा। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर मारिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में ही मरियाना खाई स्थित है, जो इस दुनिया में सबसे गहराई वाली स्थल है, मरियाना खाई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो इंडिया में है ना, जब मैं आपको अच्छे से जानते होंगे इंडिया में इन दोनों चीज को, इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है और अरब सागर में क्या स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप में जो आपका लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं, हिंद महासागर के पार्ट है। कल मैंने 5 महासागर के बारे में आपको डिटेल से बता दिया था कि एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे रखा गया है, ये महासागर आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर में सबसे अधिक देश की जो है मतलब आइलैंड के रूप में देश जो है आप निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं हिंद महासागर में। इसके अलावा हिंद महासागर को हाफ महासागर भी कहा जाता है, अर्ध महासागर कहा जाता है, और अंध महासागर यानी अंधा वाला, ब्लाइंड वाला अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, जो वर्ल्ड में दूसरे सबसे बड़े महासागर हैं। तो ये सभी के सभी बात महासागरों से जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा भूमध्य सागर ये किसके पार्ट है भाई, क्या जरूरी नहीं है कि खाली ये से पूछेगा, भूमध्य सागर नहीं पूछेगा, ये कौन गुनाह किया है। तो भूमध्य सागर जो है ये आपका अटलांटिक महासागर का पार्ट है, जिसे मैंने अभी कहा कि इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और भूमध्य सागर से लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्वेज कनाल, ठीक है भाई। इसकी लंबाई बनने के समय 164 किलोमीटर था, अभी विस्तृत एरिया हो गया, क्योंकि बहुत सारे रास्ता जो ब्लॉक होते गए, तो ये घुमा के नहर थोड़ी बंद करना है, काम तो चलाना है भाई, क्योंकि बहुत सारे रास्ता की जो है बचेवा करता है ये, ठीक है। स्वेज नहर कब बन के तैयार हुआ था, कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये सब बात मैंने बता ही दिया था कि 1869 में जो है ये बन के तैयार हो गया और 1956 में इसके राष्ट्रीयकरण कराया गया था, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वन के उत्पाद हैं। भाई ने आपको वह पर्णपाती वन, सदाबहार वन, कंटीली वन है ना, ये सभी के सभी वन के उत्पाद विथ बारिश कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये किस प्रकार के वन हैं, ये सभी बता दिए भाई। तो आगे के काम श्रीमान जी आपका हो जाता है। देखिए महोगनी और रेडवुड जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण है। अब मैंने बताया था कि सदाबहार वन को आप कैसे बताते हो भाई, ये वन जो है ये सदाबहार वन होगा, क्या आप जाके वहां पे लिख दो, बोर्ड लगा दोगे, नहीं, तो इसके अपने जो है नेचुरल पावर से इसका नाम पड़ता है। जैसे देख लीजिए एगो पेड़ है जिसमें खाली पत्ता है, एगो पेड़ में यहाँ पे फूल भी आ गया है, और एगो पेड़ में जो है पूरे पत्ता नीचे गिर गया है ना। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो ऐसे वन को जो है आप सदाबहार वन कहते हैं कि भाई एक ही साथ एक जैसे क्रियाकलाप सभी वृक्ष नहीं करते हैं। नहीं तो मान लीजिए पतझड़ी वन है तो सारे पत्ते जो है लगभग एक ही समय में गिर जाते हैं, तो जाओगे तो वन में कुछ नजर
नजर नहीं आएगा, कोनो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, एकदम खाली रहेगा, खाली मतलब तना ही तना दिखता रहेगा, तो इसे कहते हैं पर्णपाती वन, क्योंकि एक के बार पत्ता जाता है और एक के बार आएगा, जब आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो सदाबहार वन है इसमें कोई फल रहा है, कोई फूल रहा है, कोई गिर रहा है, कोई सूख रहा है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, तो इसे सदाबहार वन कहते हैं। तो इस सदाबहार वन के ही उत्पाद है महोगनी, रोजवुड। अब सदाबहार वन में बारिश कितनी, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना, और टेम्परेचर तो 24 डिग्री। और सदाबहार वन में जो व्यापारिक आपका उत्पाद होता है, यानी जो आपके लकड़ी वगैरह पाए जाते हैं, ये महोगनी हो गया, सिनकोना हो गया, रबर हो गया, ये सब आपके कहाँ मिलेंगे, सदाबहार वन में मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन सा उत्पाद मिलेगा, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सागवान, ये सब कहाँ पे मिलेगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में। अब जो मुझे ये बताइए कि आपने कि ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में कितनी वर्षा होनी है, तो भाई सदाबहार में कितनी करा रहे थे, तो मोर देन 200 आपने सेंटीमीटर सालाना वर्षा कराया है। तो ये जो पर्णपाती वन है ये 100 मतलब 200 से नीचे होना चाहिए, वर्षा जो है 200 से नीचे होना चाहिए, 200 से ऊपर चला गया तो सदाबहार वन के लक्षण में आ जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या कटीली वन, तो इस वन में आपको क्या मिलेगा, बबूल मिलेगा, खजरी मिलेगा, खजूर, कैक्टस, नीम भी मिल सकता है, यूफोरबिया भी मिल सकता है। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा पौधा जिसमें पत्ते की चौड़ाई ज्यादा न हो, जिसमें पत्ते की चौड़ाई ज्यादा न हो और कांट कुछ भी निकला रहे, क्योंकि भाई पानी मिल ही नहीं रहा है तो कांटे निकलेगा ना, कहां से फैलेगा, पत्ता कहां से बड़का होगा। तो ऐसे पौधे आपको कहां पे मिलेंगे, मरुस्थल में मिलेंगे। राजस्थान में खजरा इसका उदाहरण है, आप देखे होंगे। इसके अलावा मरुस्थलीय वन में आपको 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा सालाना प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया, देवेंद्र झाझड़िया ने 2022 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीते हैं, ठीक है भाई। देवेंद्र झाझड़िया ने ग्रैंड प्री विश्व वाला में जो पैरा एथलेटिक का जो आपका मोरक्को में कराए गए थे, तो इसमें जो है रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिए हैं। देवेंद्र झाझड़िया वही खिलाड़ी हैं जिनको पैरा एथलीट जो है जो पद्म भूषण भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस मोरक्को में जो ये प्रतियोगिता हुआ, इस प्रतियोगिता में कितना मीटर भाला फेंका, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जेवलिन थ्रोअर है पैरा वाले का, तो ये 60.9.7 मीटर की दूरी को भाला को टपा के जो है आपका रजत जीत लिए हैं। यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया। अपना हीरो को भी याद रखिएगा, किसको, नीरज चोपड़ा को। ये आए प्रतिदिन सब चीज जीतते जा रहे हैं, अभी अभी फिर से वो डायमंड लीग जीत लिए है ना, टोक्यो ओलंपिक में जीत लिए थे। तो इनको जरा ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं, आज ही पता है जी, 91, 20 प्लस 7। इसको लिखते लिखते तो आप तो पेन भी कहने लगा है, कितना बार ये लिखोगे, ठीक है। तो ये जो है इसलिए लिखता था मैं कि अगर आपको कभी पूछे कि कितने तत्व हैं, तो हो सकता है कि आप बिना पढ़े भी मार दो, क्योंकि बहुत बार सुने होंगे। लेकिन अगर किसी दिन ये पूछ दिया ना दादा कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु कितने हैं, अगर पढ़े नहीं हो ना तो पेन खटखटा के मतलब दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है। 118 इस प्रकार से विभाजित हुए हैं हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। अच्छा, जो हम आजकल आवर्त सारणी देख रहे हैं ये मोसले साहब के द्वारा बनाया गया है। कहाँ गया मोसले साहब, इधर है, मोसले साहब के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ऐसा कतई मतलब नहीं है कि आधुनिक आवर्त सारणी का विचारधारा सबसे पहले मोसले ने ही दिया। आधुनिक आवर्त सारणी के विचारधारा से मेंडलीव की भी मत मिलती है और उनके भी आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी ही कहलाती है। लेकिन फर्क इतना है कि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष को फाइंड कर लिए, जिसके कारण हम इसको इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। सबसे कम तो तत्व ही कम था, इसमें मात्र 63 तत्व था। दूसरी बात, ये परमाणु भार पर आधारित था। तो भाई भार निकालने के लिए आप जानते हैं कि परमाणु के भार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन वाली बात आ गई। लेकिन जो आजकल की आवर्त सारणी है, ये प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी ही परमाणु क्रमांक होता है, सीधे सीधे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से आज जो यूज करते हैं काफी जो है सहूलियत भरी है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि मेंडलीव जो है ओल्ड ख्यालात वाले आवर्त सारणी बनाए थे, ऐसा नहीं है, कम बनाए थे, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में बता दिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो हम आजकल देखते हैं मोस्टली बना, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त और वर्ग जो बच्चे नए हैं यहाँ भी गलती कर लेते हैं। ये वाला जो सुतलावा लाइन है 7 गो है, और ये वाला जो इस प्रकार से खड़ा हुआ लाइन है ये 18 गो होता है आवर्त सारणी में, तो इसे वर्ग कहते हैं। और ये वाला सूतल वाले को आवर्त कहते हैं, ये वाले को, ठीक है। तो ये 7 और 18 है। और जो मेंडलीव का था उसमें 7 गो और 9 गो था, 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल
कुल 63 तत्व थे, बता दिए। एक आपसे पूछा जाता है कि न्यूलैंडस ने किसका नियम दिया था, या फिर ऑक्टेन का नियम या फिर अष्टक का नियम किसने दिया था? तो आपको बताना है न्यूलैंडस ने दिया था। ये क्या था भाई, ये बताए थे कि कोई भी ऐसा तत्व ले लो, है ना, कोई भी ऐसा तत्व ले लो तो पहला और आठवां का गुणधर्म ना लगभग मिलता है, इस प्रकार से बताया गया था। ठीक है, तो भाई ये जो है कैल्शियम तक ही सही रहा बात, बाद बाकी फॉल्स हो गया, तो ये भी कारगर साबित नहीं हुआ है ना। इसके अलावा एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो एटीएम का फुल फॉर्म कौन नहीं बताएगा? बताइए, भर दिन तो एटीएम में पैसा निकालते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या ऑटोमेटेड टेलर मशीन? इसके ऑप्शन में अगर ऑटोमेटिक टेलर मशीन दिया गया होगा और जो बच्चे लगाए होंगे ना तो गलती हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटिक ऐसा वस्तु को आप बोल सकते हो कि जो भाई हमेशा ना अपने आप चलता ही रहे। जैसे आपने जो ऑटोमेटिक वाली सीढ़ी होती है स्टेशन वगैरह पर, जो है आप सीढ़ी अपने आप मॉल वगैरह में आप देखे होंगे, एलिवेटर बोलते हैं शायद, है ना। तो भाई ये वाली जो सीढ़ी होती है ये अपने आप चलती रहती है, तो उसे ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। लेकिन एटीएम में क्या अपने आप पैसा गिरता रहता है? नहीं, आप इनपुट देते हो, दुनिया भर का डाटा देते हो तब निकलता है, तो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है भाई। इनके अलावा साई का फुल फॉर्म आने वाले जिनका एग्जाम है ध्यान रखेंगे, साई का होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये खेल प्राधिकरण है इंडिया का, है ना, साई, इन्हें ध्यान रखेंगे। एक बाई भी होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा मुद्रा योजना जो होता है ना प्रधानमंत्री वाला, इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, है ना, बच्चा वाला, युवा वाला और तरुण वाला, है ना। तो बता दिए थे कि 50,000 हो गया तो बच्चा वाला, शिशु वाला, अब 5 लाख तक हो गया तो बिचला वाला, अब 5 से 10 लाख तक हो गया तो लास्ट वाला तरुण वाला। तो इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये जो मुद्रा योजना है इसमें आपसे पूछ लेता है आर का वैल्यू, तो आपको पूरा वैल्यू याद रखना है भाई, मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। नीति आयोग का फुल फॉर्म बच्चे हल्के में ना लेने तो दिक्कत हो जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर इंडिया रहता है कई बार आपके ऑप्शन में। इनके अलावा अनफिनिश्ड मेमोइर, अब सब दिन मैंने प्रियंका चोपड़ा जोनास और अंदाज पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया है इसी पढ़ाई में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बताया ना कि अंदाज पिक्चर वाली हीरोइन का है ना, तो प्रियंका चोपड़ा का, है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनास, ये बाहर जाके शादी किए हैं, है ना। तो इनके पुस्तक का नाम है अनफिनिश्ड मेमोइर। प्रेगनेंसी द बाइबिल, है ना, तैमूर की मम्मी करीना कपूर की पुस्तक है, तो ये बात आपको भी पता होगा। इनके अलावा क्रैंकिंग द कोड जो है आयुष्मान खुराना साहब की पुस्तक है, और इनकी पत्नी ताहिरा कश्यप की जो है मिली जुली राइटिंग में पुस्तक है। इनके अलावा द 7 सिंस बीइंग मदर, है ना, आई प्रोमिस, ये भी ताहिरा कश्यप की पुस्तक है, ये पति पत्नी है आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप खुराना। इनके अलावा आयुष्मान खुराना के भाई का नाम तो पता ही होगा आपको, अपार शक्ति खुराना, है ना। इनके अलावा टू गेट कोल्ड फिट इडियम, इसका मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज को ऐसे मान लेना कि पहले हम हार गए, तो ऐसे क्या होता है, नर्वसनेस जो आता है ना, तो ये वाले के लिए हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टू गेट कोल्ड फिट इडियम। इस प्रकार से वो कोल्ड शोल्डर होता है, जैसे वो कोल्ड शोल्डर भी होता है वो अलग से, ये फिट वाला है, ध्यान रहेंगे। इनके अलावा पंचम दा, कल ही बताया था ना जी, बप्पी लहरी पूछा था तो पंचम दा भी बता दिए थे, अगला नंबर इसी का है ना। तो पंचम दा का भाई राहुल देव बर्मन, RD बर्मन, है ना। इसके अलावा बप्पी लहरी जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में, और पंचम दा का जन्म भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो बप्पी लहरी का ओरिजिनल नाम क्या है, अलोकेश लहरी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब हमारे बीच नहीं है शायद, हाँ नहीं है अब। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 किस राज्य में हुआ? अब एक बच्चा जो दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन जो भेजा ये आपका यूथ गेम लिख रहा है, तो अब यूथ गेम पूछे चाहे यूनिवर्सिटी गेम पूछे, अपने को तो सही आंसर मारना है भाई, है ना, क्योंकि डाटा तो पहले ही आपके माइंड में सेट है, चिप, है ना। तो अगर यूनिवर्सिटी गेम पूछा तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके विजेता भी बता रखे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकेंड गुरु नानक यूनिवर्सिटी, ये बात भी बता रखे हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश में हुआ है, 8 शहरों में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं भाई, यूथ वाला जो गेम होता है ना इसमें बहुत सारे टोली भाग लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी गेम होता है इससे थोड़ा छोटू होते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम ये मध्य प्रदेश के 8 शहर में हुए, पहले यही हुए इस साल, तब हुए आपका यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला योगी साहब के राज में यानी उत्तर प्रदेश में, और शिवराज सिंह साहब के राज में आपका यूथ वाला हुआ है 2023 के अंदर। ये 5वां संस्करण था मध्य प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो 3रा संस्करण था। तो जो पहला हुआ आपका यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में, ये आपका 2020 में हुआ था, और पहला का भी विजेता पंजाबी यूनिवर्सिटी रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत 2018 में दिल्ली में हुआ था स्कूल गेम के नाम से, बाद में इसके 19 में नाम चेंज कर दिया गया और
खेलो इंडिया स्कूल को हटा के यूथ जोड़ दिया गया। इसके अलावा 1739 दिल्ली पर कौन सा अटैक हुआ था, नादिर शाह किस लड़ाई में व्यस्त थे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया है भाई। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि 1739 में है ना नादिर शाह ने कौन सी लड़ाई किया था। आप लोग मुझे इसका ओरिजिनल लैंग्वेज अगर देंगे तो मैं और भी अच्छे से बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं मैंने भी ये क्वेश्चन कई दफा देखा है कि 1739 में नादिर शाह ने कौन सा जो है लड़ाई लड़ा था, और इसके बाद जो है ये बोरिया बिस्तर लेके जो भी लूट सके तो लूट लो, यहां से लूट के चले गए कहां पे, ईरान। ठीक है, और मैंने बातों ही बात में कभी मैं अच्छा बात बोल जाता हूं, तो अभी जानते हैं, तो कई बार बता चुके हैं भाई। भारत की नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के। तो भैया यही नेपोलियन है, यही नादिर शाह है ना। तो ये नादिर शाह करनाल की लड़ाई लड़े थे 1739 में। और ये नादिर शाह जब देखा कि अब तो कुछ बचा नहीं, तो क्या किया, जो आपका मोहम्मद शाह उस समय जो है मुगल वंश पे बैठा था। ठीक है, मोहम्मद शाह जो है अंतिम हुए थे तख्ते तौस यानी मयूर सिंहासन पे बैठने वाला। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक पूछे तो मोहम्मद शाह। अब बनाया कौन था, किसके काल में बनाया था, तो शाहजहां। अब शाहजहां खुद थोड़ी बनाएगा, उनका जो है लेबर वगैरह बनाए होंगे, है ना। तो ये जो तख्ते तौस है ये जो आपका जो है ये आपका तख्ते तौस जो है ये आपका बनाया था शाहजहां, लेकिन ये जो अंतिम बैठने वाला हुआ ये मोहम्मद शाह हुआ। एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे, तो ये बता रहे थे कि जो आपका तख्ते तौस है ये शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन अंतिम बैठने वाले शासक की बात करेंगे तो आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, इसे लूट करके और कोहिनूर हीरा को साथ में ले लिया और दोनों लेके चला गया कहाँ पे, ईरान। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ओरिजिनल नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे। दिवेही किस भारत के पड़ोसी देश का भाषा है, बताया था। दिवेही आपके मालदीव का है। अफगानिस्तान की भाषा दारी या पाश्तो है। नेपाल की भाषा जो है ये नेपाली है। भूटान की जो भाषा है जो खंगा है। म्यांमार की जो भाषा है बर्मी है। श्रीलंका की भाषा सिंहली या तमिल है। तो इतना जरूर याद रखना है, मैंने आपको पड़ोसी देश से एक एक डाटा दे दिया था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मेरी बैड लक जो है यहाँ पे आ गया था कि मैं अफगानिस्तान की भाषा जो है कल से पहले नहीं बताया था, क्योंकि मैं इसे हल्के में ले लिया था, है ना। अफगानिस्तान की भाषा मैं आपको नहीं बता पाया, है ना, कि भाई ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ दिया है तो अब मैं और भी थोड़ा सजग हो गया हूं। अब मैं जो है इनको भी हल्के में नहीं लिया, इनको भी ऐड कर लिया हूं। बाद में कि अफगानिस्तान के अलावा सारे भाषा मैं आज से नहीं, जब से आपको पढ़ा रहा हूं तब से बताया हूं। इसके अलावा चीन की भाषा को मंदारिन कहते हैं। दुनिया की सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसके बाद आपको मंदारिन ही बोली जाती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भाई बांग्लादेश और श्रीलंका ये दोनों की राष्ट्रीय फल भी पूछा जा चुका है, तो जैक फ्रूट कटहल जो है यहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट है। इसके अलावा श्रीलंका से और भी अंदर चले जाते हैं गेमनर, तो श्रीलंका में आपका कंडियान नृत्य होता है, जाफना प्रायद्वीप होती है, एलिफेंटा पास होती है, हम्बनटोटा बंदरगाह होती है। इसके अलावा श्रीलंका का जो HDI रैंकिंग है अभी एशियाई मतलब हमारे भारत के आसपास के जो भी कंट्रीज हैं, इसमें जितने भी HDI हैं जितने भी कंट्री के, तो उसमें सबसे बेटर हमारा श्रीलंका का ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 73वां रैंक लेकर के आ गया है। हमारा कितना है, 132वां है। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है, तो भाई ये किराना घराना है। कितनी बार बताएंगे, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, गंगूबाई हंगल, ये सभी के सभी किराना घराना से जुड़े हुए हैं। पंडित जसराज जिनके नाम पे आप देखेंगे क्षुद्रग्रह, तो ये मेवाती घराना से है। पंडित वेंकटेश कुमार ये किराना और ग्वालियर ये दोनों घराने से ताल्लुक रखते हैं। पंडित बिरजू महाराज कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से संबंधित है ना। इनके अलावा पंडित शंभू महाराज ये भी लखनऊ घराने से संबंधित है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो भाई मैन से जलता हो, जो मानवता को पसंद नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट। और एक ऐसा आदमी जो जस्ट इसका अपोजिट हो, जिसे मानवता पसंद हो, है ना, जो मैनकाइंड को लव करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, फिलैंथ्रोफिस्ट, है ना। एगो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है और एगो आपका मिसैंथ्रोपिस्ट होता है। तो इन दोनों को जो है अपोजिट सपोजिट याद रखेंगे। इनके अलावा सांची का ये वाला मिस वाला जो शब्द है ना, इससे आप कई सारे चीज बना सकते हैं, जैसे मिसोजैनिस्ट जो भाई मतलब औरत में विश्वास नहीं रखते हैं, औरतों से हेट करता है, मिसोजैनिस्ट, है ना। एक होता है फिलोजैनिस्ट, मतलब जो औरत को बहुत पसंद करता है। तो मिसो और फिलो, मिसो मतलब हेट, फिलो मतलब पसंद। इसके अलावा यहीं पर अगर आप मिसोगैमिस्ट लिख देंगे ना, ये वाई हटा के एक खाली लिख देंगे, तो जो शादी को नहीं पसंद करता, जो शादी नहीं करना चाहता है, उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं। ठीक है,
है। जैसे आपने बाइगेमी सुना होगा, बाइगेमी है ना, इस प्रकार से बाइगेमी तो मतलब द्वि विवाह प्रथा है ना, पोलीगेमी मतलब बहु विवाह प्रथा, मोनोगेमी मतलब एगो विवाह है ना। तो बहुत सारे अंग्रेजी में याद करने की, खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए रूट वर्ड काफी है और बहुत सारे चीज याद हो जाते हैं। इसके अलावा सांची का स्तूप कहाँ पूछा गया, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप का निर्माण कौन किया है, मौर्य सम्राट अशोका ने किया है। लेकिन मैं चिल्ला के आज सेकंड शिफ्ट में बताया था कि सांची की स्तूप जब भी आपसे पूछे है ना, तो ये तो सबको जानते हैं कि मध्य प्रदेश। अब इस प्रश्न में थोड़ी बताऊंगा कि मैंने बताया था, कि नहीं बताऊंगा तो भी बात बनाओगे, क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन है ना। तो लेकिन एक प्रश्न इससे और बनेगी आने वाले समय में, कि ये सांची का स्तूप की जो आधुनिक स्वरूप जो है, आज के फॉर्म जो है, इसके रूप में कब जो है खोजा गया था, पता लगाया गया था। तो 1818 ईस्वी में बात कीजिएगा, ठीक है। तो भाई 1818 ईस्वी में तो अशोक साहब जिंदा तो नहीं थे, तो फिर अचंभा लगा ना, है ना। तो इसके दो क्वेश्चन बनेंगे, एगो सिर्फ फाउंडर कौन है, तो 1818 में है ना खोजा गया, और आपको जो स्थापना हुआ वो तो अशोक के समय हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ईस्वी उसकी। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफा, खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा है ना, ये सभी के सभी आपके कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश में लेटेस्ट स्कीम जो है ये लर्न एंड अर्न स्कीम है ना। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी है ना, लाडली बहन योजना, ये सभी के सभी शिवराज सिंह साहब जो है चला रहे हैं। एलिगेंट का सिनोनिम्स पूछा है। एलिगेंट मतलब होता है भव्य, भव्य कह सकते हैं मतलब बहुत अच्छा, ग्रेसफुल, मॉडर्न कह सकते हैं, सुसज्जित कह सकते हैं आप एलिगेंट को। इसका उल्टा अगर कहेंगे तो कोर्स हो जाएगा, है ना, कोर्स हो जाएगा, पुराना जो भी सेंस देगा आपका, है ना, ऑब्सोलीट भी हो सकता है इसका उल्टा की बात करेंगे तो, ठीक है। या फिर सिंपल हो जाएगा, सादा, सादा एकदम, मतलब न कोई भी मतलब मतलब ताम झाम नहीं, एकदम सिंपल, ये उल्टा भी हो सकता है इसका। इसके अलावा लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य से संबंधित, भाई त्रिपुरा से है लेबांग बुमानी। खर्ची पूजा भी त्रिपुरा से है। इसके अलावा मोपिन, सोलिंग, लोसार, अब इन सब का समय आ गया है। बहुत दिन तक आपने मोपिन, सोलिंग को कोठी में बंद करके रखा है, अब आएंगे एग्जाम में। तो मोपिन, सोलंग, लोसार, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, मुखौटा को हम युद्ध नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल नागालैंड सबसे पहले 2000 ईस्वी में मनाया गया, ये नागालैंड की सबसे बड़ी त्योहार है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जो 10 दिन तक मनाई जाती है। लोसांग सागा दावा, ये सिक्किम में मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। थवल चोंगवा मणिपुर में याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे मनाया जाता है। इसे मणिपुरी होली कहा जाता है, जो 5 दिनों तक चलती है, याओसांग। इसी होली में थवल चोंगवा नृत्य होता है। इनके अलावा मणिपुर के अंदर जो थांगटा है, मार्शल आर्ट है थांगटा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुक्तेश्वर डांस किस राज्य से संबंधित है, बच्चे ने बाद में कंफर्म किया कि मुक्तेश्वर मंदिर पूछा है, मुक्तेश्वर मंदिर पूछा है। चलिए मैं डांस को यहां से काटता हूं, मंदिर बताता हूं। देखिए मुक्तेश्वर मंदिर डिपेंड करता है कि अगर किसी शासक के नाम से पूछा है, मेरे ख्याल में तो किसी शासक के नाम से पूछा होगा, क्योंकि मुक्तेश्वर मंदिर एक नहीं, जो दो नहीं, कई जगह है इंडिया के अंदर, ठीक है भाई। तो मुक्तेश्वर मंदिर आपको ओडिशा में भी मिलेगा, है ना, ओडिशा में भी है मुक्तेश्वर का मंदिर। मुक्तेश्वर का मंदिर आपको उत्तराखंड में भी मिलेगा, उत्तराखंड में भी है मुक्तेश्वर का मंदिर। और इसके अलावा मुक्तेश्वर मंदिर एक जगह और है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। हाँ, मुक्तेश्वर का मंदिर एक जो है साउथ के जो डेस्टिनी मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, कांचीपुरम, कांचीपुरम के पास भी एक आपका मुक्तेश्वर का मंदिर है ना। तो मुझे ये पूछना है कि किस रिलेशन में पूछा है ये क्वेश्चन, है ना, कि भाई उत्तर प्रदेश या फिर ये या फिर कांचीपुरम ऐसा कुछ पूछा है, या फिर सीधे सीधे मुक्तेश्वर की मंदिर पूछा है। तो देखिए सबका जवाब आपके साथ है कि मुक्तेश्वर की मंदिर इतने जगह है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होंगे। इसके अलावा अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव भी होता है, ठीक है, ओडिशा के अंदर मुक्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में। इसके अलावा उड़ीसा का अन्य त्योहार, मैंने उड़ीसा को जान के यहाँ पे फिल किया सब डाटा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना एक्स्ट्रा फैक्ट तो कुछ भी नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मुझे चलते चलते दूसरे सेल में एक बच्चा और क्वेश्चन भेज रहा है, तो वो डांस लिख रहा है, मुझे उसको आपको बीच में जो मैं 1 सेकंड लिया था सिर्फ यही करने के लिए लिया था, उनसे पूछा हूं मैं मैसेज करके कि मंदिर था कि नृत्य, तो मंदिर बताया है। उड़ीसा का अन्य त्योहार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, नौखाई त्योहार, नवकलेश्वर महोत्सव, गोटीपुआ नृत्य, धनु यात्रा त्योहार, ओडिसी नृत्य। देखिए आज फर्स्ट शिफ्ट में जो है कलबेलिया भी पूछा था, गुलाबो सपेरा वाला, मुझे क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया था, बाद में पता चला। इसके अलावा उड़ीसा में बादाम पहाड़ी है, यहाँ पे आपको लौह मिलेंगे, है ना। इसके अलावा उड़ीसा जो है बॉक्साइट के खनन में भी भारत में अव्वल है। इसके अलावा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा
उड़ीसा के अंदर ही है, चिल्का झील। उड़ीसा में कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जहां पे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम रहे हैं। ब्रेक द आइस आपसे पूछा है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना, हिचकिचाहट त्याग के कोई भी मुद्दे पे बात करने लगना, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक द आइस, है ना, ब्रेक द आइस मतलब पत्थर को तोड़ देना। इनके अलावा मिल्खा सिंह के ऑटोबायोग्राफी का नाम आज से पूछ रहा है जी, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की जो रेस है ना, ये मिल्खा सिंह है भाई, है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, ये अपने बुरे दिन को जब मतलब काट रहे थे तभी लिखे थे। इनके अलावा प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर साहब की किताब है। इनके अलावा ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली दादा का किताब है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ। एक किताब का नाम है 281 एंड बियॉन्ड, ये किताब के लेखक कौन है भाई? बीवीएस लक्ष्मण साहब हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महारी और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी भाई आपके ओडिशा से संबंधित है, महारी और गोटीपुआ नृत्य, क्योंकि आप जानते हैं अभी मैं ओडिशा का पूरा जो है आपको डाटा दे दिया हूं, तो यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, पहले महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना सेकेंड शिफ्ट में बताया, फर्स्ट में बताया। तो पहले महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना डीके कर्वे साहब ने किया था। डीके कर्वे ने भारत की पहली बार महिलाओं की यूनिवर्सिटी खोले थे। ज्योतिबा फूले की पत्नी ने पहली बार महिलाओं के लिए, यानी जिसका नाम सावित्रीबाई फूले थी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सावित्रीबाई फूले, इन्होंने लड़कियों के लिए बालिका विद्यालय बनाने की पेशकश की और बनाई भी, इसीलिए जो सावित्रीबाई फूले हैं इनको भारत में प्रथम महिला टीचर का दर्जा दिया गया है। इनके अलावा जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है अलीगढ़ में, है ना, जो आधुनिक स्वरूप में है, तो सबसे पहले 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बसाया गया था अलीगढ़ के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक पूछा है आपसे बिंगरा स्थानांतरित कृषि किस राज्य से संबंधित है? देखिए झूम कृषि आप उत्तर भारत में इसे कह देते हैं ओवरऑल झूम कृषि, जैसे आपने संसद कह देना है भाई इंग्लैंड की संसद, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है? पार्लियामेंट, लेकिन हमको समझने के लिए संसद ही काफी होती है। उसी प्रकार से झूम कृषि समझने के लिए काफी होती है कि ये कृषि क्या होती है, कि ढलान वगैरह पे होती है, काट छांट वाली कृषि होती है, यानी परमानेंट आप जो है जैसे हम समतल भूमि पे कृषि करते हैं वैसा नहीं है, इसमें और भी मेहनत है ना। तो ये जो है आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हो जाता है। जैसे आपने नववर्ष इंडिया में ले लेना है जी, नववर्ष इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति ले लेना है जी, तो मकर संक्रांति को भी हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए हर चीज जो है, कृषि प्रधान देश है इंडिया जैसा कि आप जानते हैं, तो ये त्योहार भी जो है ये दोनों जैसे मैंने बताया, तो ये भी कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित त्योहार है। ठीक है भाई, कृषि से संबंधित त्योहार है। तो यहाँ पे ये जो झूमिंग कृषि है ये भी कृषि से संबंधित है। आप जानते हैं इंडिया में भाषा में इतनी डाइवर्सन है, तो ये कृषि में तो होना ही होना है ना। तो कृषि में भी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग गांव में जो बैल के कंधे पे रखा जाता है इस प्रकार से, इसे हम पालो बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ और बोलते होंगे, तो है ना। तो भाई यहाँ भी जो है रहेगा ही वेरिएशन। तो इसी प्रकार से झूम तो आप समझ गए क्या होती है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या बोले जाते हैं। तो बेबर और दहिया ये आपके मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाले भाग में, बुंदेलखंड। इसके अलावा दीपा बस्तर जिला मध्य प्रदेश में, दीपा एक और जगह बोलता है। जरा और एरका दक्षिणी राज, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसे राजस्थान में आप इसे कहीं कहीं बलरा भी कहेंगे, बत्रा के जगह पे बालरा भी कहते हैं। पोडू आंध्र प्रदेश, पोडू आपने अर्कू राजू का नाम सुना है क्या? अर्कू राजू है ना, एक अर्कू राजू जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ लिए थे, है ना। तो ये जो है आपके ये पोडू कृषि के खिलाफ में थे, मतलब इसे बंद करना चाहिए बोल रहे थे। इनके अलावा ये कुमारी, ये केरल के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। कमन बिंगरा धाबी ये सब आपके ओडिशा में की जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें ओडिशा ऑप्शन था कि नहीं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से डीपीएसपी सिद्धांत के अनुसार नहीं आता? एक ऑप्शन दिया गया था कि भारत के किसी भी भूभाग पर, है ना, निवास करने का अधिकार। तो भाई ये कहां पे? ये तो फंडामेंटल में है, ये तो फंडामेंटल में आर्टिकल 19 में है ये तो, है ना। तो कहां से आ गया डीपीएसपी? तो फंडामेंटल राइट में आ गया, तो इसीलिए इसे हम छांट दिया। भारत के संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी है, कहां से लाया गया? आयरलैंड के संविधान से, है ना। अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। राज्य के जो डीपीएसपी है ना, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर आप कल होके बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, जब एक बार एसएससी में सेलेक्ट हो जाओगे, पीसीएस का एग्जाम दोगे आप, तब वहां पे ये बात सब काम आएगी, है ना। वहां पे पूछता है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है, तो आपको क्या बताना है जी कि मौलिक अधिकार जो है विषम परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है कि भाई अभी देश में आपातकाल लगा है, अभी तुमको जो है कहीं विभाग में घूमने की जो है छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है, इतने दिन तक के लिए, है ना। लेकिन जो नीति निर्धारक सिद्धांत है, जो डीपीएसपी है, ये किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी के सभी अनुच्छेद या
विषयों को 3 भागों में बांटे गए हैं, जैसे गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी, है ना। एक नेहरूयन दे देता है इसमें और छांटने के लिए बोल देता है कि कौन से जो है डीपीएसपी का एक भाग नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल लिख लिए हैं, खाली नाम नहीं लिखना, तो उसका जो है क्या है ना, उसमें क्या वर्णित है नहीं लिखे हैं। जो बच्चे हमसे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से जितना आपको आता है ईमानदारी से कि 40 में क्या है, 44 में क्या है, 43, 45, 49, 50, 51, 48, जरूरी नहीं कि सब आए तभी ही कमेंट करें, है ना। एक एक मतलब जितना ही आता है ना, 40 नहीं करे, काफी कॉमन है, 44 भी ना करे, है ना, 43, 45, 50 भी ना करे, 51 भी ना करे, 48 भी ना करे। आप 43 और 45 के जो है आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या है। हम देखते हैं कहां तक बच्चे जो है इस वीडियो में, यहां तक कौन कौन बच्चे पहुंचते हैं, ये भी एक रीजन होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 में इंडिया को किसने हराया है? माफ कीजिएगा, इंडिया किसको हराया है? देखिए इंडिया की लक अभी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारे खेल में हम जीत रहे हैं, धाम जीत रहे हैं। देखिए ना, देखो हम जीत लिए इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप, एक बाद जो महिला वाला एशिया वाला हॉकी वाला था, है ना, ये भी जीत लिए। पुरुष वाला हॉकी वाला था, ये भी जीत लिए। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप ये भी जीत लिए। नीरज चोपड़ा अलगे जीत लिया, है ना। तो बहुत अच्छा दिन चल रहा है भाई स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जो है लेबनान को हराया है, लेबनान को हराया है। इसके अलावा जो पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप 2023 के जो फाइनल मैच हुआ है, इसमें हम पाकिस्तान को हराया है, और ये मैच कहां पे हुआ है भाई? ओमान के अंदर हुआ है। इसके अलावा जो महिला जूनियर एशियाई हॉकी कप हॉकी का 2023 में जो कप हुआ है, इसमें कोरिया को हम हरा दिए, ये सब भारत ही जीता है। तो जापान में हुआ है। सैफ चैंपियनशिप 2023 बंगलोर में हुआ, इसमें जो है हम कुवैत को हरा के खिताब जीत लिए। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डिजाइन का सिनोनिम आपसे पूछा है भाई, डिजाइन क्या होगा? ये भी डिजाइन का मतलब क्या होता है? सुसज्जित, बढ़िया डिजाइन, अच्छा दिख रहा है ना। तो ये जो है आपका सिनोनिम से व्यवस्था हो जाएगा। सिस्टम भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है, ये नमूना भी हो सकता है, ब्लूप्रिंट भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है डिजाइन का भाई, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है गुंजाइश तो अट्रैक्टिव भी लगा सकते हो भाई, डिजाइन बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो भाई इनटू सेनो का मतलब ही होता है मिलता जुलता चीज। इसके अलावा टू कीप वन टेम्पर, टू कीप्स वन टेम्पर्स का मतलब होता है कि जैसे परिस्थिति गंभीर हो, है ना, आप जो है मान लीजिए अंदर से बहुत ज्यादा मतलब अच्छा फीलिंग नहीं है, फिर भी ऐसा अपने आप को ट्रीट करना है कि हम अच्छे फीलिंग में हैं, ऐसा मेरे ख्याल से होता है। आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर लगाए हैं, क्योंकि भाई अब अंग्रेजी पढ़ के तो बहुत काफी दिन हो गया भाई, तो कितने दिन रहेंगे। ईपीटेफ का OWS पढ़ाई जो है मतलब लगातार इफर्ट मांगता है दादा, अगर आपने इनको छोड़ा तो आपको बहुत दूर धकेलेगा, है ना भाई। इसके अलावा ईपीटेफ का OWS पूछा है। ईपीटेफ क्या होता है? कब्र पे जो लिखी रहती है ना इबादत, उसे बोलते हैं ईपीटेफ, है ना। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के सरकार ने श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय अड्डा प्राधिकरण की किस योजना के तहत मार्केट प्लेस के कनेक्टिविटी के लिए योजना शुरू किया है? देखिए इसमें लैंग्वेज चेंजेस है। बच्चे ने मुझे अवसर योजना बताया और मुझे बताया कि एयरपोर्ट से संबंधित है। तो भाई जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के साहब के काल में ही एयरपोर्ट से संबंधित जो आपका स्कीम लाया गया है ना, था ना, एक बेहतर मार्केट प्लेस देने के हेतु कनेक्टिविटी से संबंधित, तो ये आपका अवसर योजना ही था। तो इसीलिए इसे जो है टूटी फूटी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। आप लोग बताइएगा कि इसका क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल लैंग्वेज में, चूंकि अवसर ऑप्शन में था, है ना, तो मैंने अवसर के हिसाब से बनाया, क्योंकि वो बच्चे अवसर ही लगाए और वो बताया कि अवसर आंसर होगा उसका। तो भाई कहीं से देखे होंगे तो भाई बताया है, तो इसीलिए मैंने अवसर लगाया है। इसके अलावा नाम मात्र के अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत में प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई कार्यपालिका का प्रधान तो होते हैं आपका राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक भाई जो मतलब पावर है उसका यूज कौन करते हैं? तो पीएम, तो इसीलिए नाम मात्र के हो गए। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका का प्रधान तो होते हैं, लेकिन इसके पावर शक्ति का इस्तेमाल कौन करते हैं? कार्यपालिका की जो भी पावर है ना, इसलिए तो सीएम की पोस्ट ज्यादा होर होती है भाई, मुझे बनना है, मुझे बनना है, पीएम मुझे बनना है, मुझे बनना है। राष्ट्रपति के लिए इतना होर कभी देखे हैं क्या कि मुझे भी राष्ट्रपति बनना है ना, क्योंकि सब समझते हैं ये बात को, है ना, तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं राज्य के अंदर, है ना। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया ग्रैंड प्रिक्स मेडल जीता, ये तो मैंने बता ही दिया। तो दोस्तों ये थे आज थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिल लीजिएगा कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो में, मिलेंगे अगले उसी कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और अगर आप मेरे 57 क्लास की जो है नोट बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 25 रुपया पे के स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जो है हमारे 57 क्लास की नोट मिल जाएगी, है ना, जहां से क्वेश्चन सारे दग रहे हैं। इसके अलावा आपको 10 से 12 आपका टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी, इसमें बहुत सारे चीज को कवर किया गया है। इसके अलावा आपको लेटेस्ट एनालिसिस CHSL CGL और जो MTS का चल रहा है वो भी मिल जाएगी, मात्र 25 के 25 रुपए में। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।